गुड मॉर्निंग। मैं हरिचरण कशाना, रंगे पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल तेगरिया से बायोलॉजी टीचर। आज आपका 10th क्लास का लेसन नंबर 2 का डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार हुआ है, तो उसको यह इम्प्रूव करना है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो इस डायग्राम में मुख से अपन की जो आहार नाल है, मुख से शुरुआत होती है। मुख के अंदर जो कैविटी होती है, गुहा होती है, उसे मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा के बाद एक कीपनुमा ग्रसनी होती है, फेरेंक्स। इसकी जो लोकेशन है, ग्रसनी की जो लोकेशन है, वो बिल्कुल मुख गुहा के जस्ट अंदर ही होती है और इसका संपर्क ग्रास नाल से होता है। ये ग्रसनी नीचे ग्रास नाल के अग्रभाग से जुड़ी होती है और ग्रास नाल नीचे उदर गुहा में जो डायफ्राम को भेदती हुई, डायफ्राम को पार करती हुई और नीचे उदर गुहा में प्रवेश करती है। ये डायग्राम की जो लोकेशन आपको दिख रही है, इसमें ये स्टोमक और ग्रहणी के बीच में यहाँ पर ही अग्नाशय स्थित होता है और ये यकृत की पालियाँ उपस्थित होती हैं। तो अपन पहले ये नॉमिनेशन करते हैं। ग्रासनाल,
ये आमाशय की जो मॉर्फोलॉजी है इसको 3 भागों में बांटा गया है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। आमाशय की जो तीनों भाग हैं इनके बाद फिर जैसे ही यहाँ से इसका पश्च भाग शुरू होता है तो यहाँ एक अवरोधनी होती है और वो कहलाती है जठर निर्गमी अवरोधनी। जठर निर्गमी अवरोधनी। इसी प्रकार से भोजन को जैसे ही आमाशय में डाइजेशन होता है या क्रमानुकुंचन की जो गति होती है तो उस समय भोजन वापस ग्रासनाल में नहीं जाए, भोजन वापस ग्रासनाल में नहीं जाए, इसलिए यहाँ पे जठरागम अवरोधनी, जठरागम अवरोधनी। ये जठरागम अवरोधनी जो है जैसे ही खाना खाने के बाद पर्याप्त मात्रा में जब भोजन आमाशय के अंदर आ जाता है तो उसके बाद ये अपने आप स्वतः ही बंद हो जाती है, जिससे कि जब प्रेशर पड़ता है इसकी दीवारों पर, भित्तियों पर दबाव पड़ता है तो ऐसी स्थिति में ये भोजन को ग्रासनाल में ऊपर जाने से रोकता है। वो आमाशय से बाद जो नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर है वो है ग्रहणी। ये छोटी आंत का अग्रभाग है, इसका ग्रहणी का अग्रभाग आमाशय के पश्च छोर से जुड़ा रहता है और ग्रहणी का जो पश्च भाग है वो छोटी आंत के मध्य भाग अग्र क्षुद्रांत से जुड़ा रहता है। छोटी आंत का पश्च भाग क्षुद्रांत्र कहलाता है। क्षुद्रांत्र के बाद जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं उसमें ये आंत्रयोजनी झिल्लियों के माध्यम से छोटी आंत जो फोल्ड होके बिल्कुल रस्सी की भांति इसके अंदर पड़ी हुई है उदर गुहा के अंदर, ये आंत्रयोजनी झिल्लियों के माध्यम से जुड़ी रहती है जिससे कि इसके अंदर कोई फोल्डिंग ना आए। छोटी आंत के बाद बृहद आंत की शुरुआत होती है। बृहद आंत का व्यास छोटी आंत से थोड़ा बड़ा होता है, चौड़ी होती है और इसके 3 वलन होते हैं, कॉलन जो होते हैं उनमें ये जैसे ही नीचे से इस तरह ऊपर की ओर आती है और ये घेरा नुमा बनाती है उदर गुहा में, तो ये कहलाती है आरोही कॉलन। आरोही कॉलन। और आरोही कॉलन के बाद जैसे ही ये बड़ी आंत का ये पोर्शन जो लगभग आमाशय के ऊपर से गुजरता है ये अनुप्रस्थ कॉलन। अनुप्रस्थ कॉलन और नीचे वाला ये अवरोही कॉलन कहलाता है। अवरोही कॉलन कहलाता है और ये मलाशय और नीचे ये गुदा होती है। शुरुआत से जैसे मुख के अंदर जैसे ही भोजन जाता है तो मुख में मुखवा के अंदर 3 प्रकार के दांत होते हैं। नंबर 1 कृंतक, नंबर 2
रदनक, और नंबर 3 अग्रचवर्णक, चवर्णक, और नंबर 4 चवर्णक। ये चारों प्रकार के जो दांत हैं मुख गुहा के अंदर, ये मसूड़ों में गड्ढों के अंदर धंसे रहते हैं। तो स्तनियों में, खास करके मनुष्य में ये जो स्थिति होती है इसको गर्तदंती कहते हैं, इसको गर्तदंती कहते हैं। तो गर्तदंती में अगर कोई बीच में कोई क्वेश्चन पुट ऑफ होता है, डेफिनेशन पूछी जाती है, तो उसमें ये बताना पड़ता है कि गर्तदंती से तात्पर्य कि मुख गुहा के अंदर दांत मसूड़ों में, खांचे में फिट रहते हैं, इसलिए इसे गर्तदंती स्थिति कहते हैं। मानव में द्विबार दंती स्थिति होती है। तो द्विबार दंती में संपूर्ण जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। पहली बार जो दांत निकलते हैं वो दूध के दांत अस्थायी दांत होते हैं, और दूसरी बार में जो निकलते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं। वो दूसरी बार में स्थायी दांत होते हैं और पहली बार में अस्थायी दांत होते हैं, जो जीवन पर्यंत बने रहते हैं। तो इनमें कृंतक जो दांत है, तो कृंतक दांतों की संख्या ऊपरी और निचले जबड़े में 2-2 होती है, और इनका काम केवल काटने का होता है। फिर है रदनक। रदनक जो दांत हैं इनका काम है चीरना फाड़ना। तो चीरने फाड़ने वाले जो दांत हैं इनमें इनका मुख्य काम है चीरने फाड़ने के अलावा, जैसे साइड से जो मांसाहारी प्राणी हैं वो इसको उनमें ज़्यादा विकसित होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, जैसे शेर है, बिल्ली है। अग्रचवर्णक, ये पश्च वाली जो दाढ़ हैं उनसे आगे वाली जो दाढ़ें होती हैं उनको अग्रचवर्णक कहते हैं। इनका काम है भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। और चवर्णक जो पीछे वाली होती है, इनका काम भी दोनों का, अग्रचवर्णक और चवर्णक, इन दोनों का काम ही भोजन को पचाना होता है, छोटे टुकड़ों में बदलना होता है। और भोजन का जो फिजिकल डाइजेशन है, भौतिक पाचन जिसको कहते हैं, तो भौतिक पाचन यहीं से शुरू मुख से हो जाता है। तो भौतिक पाचन तो लगभग 90% के लगभग यहीं पे मुख गुहा में ही पूर्ण हो जाता है। लेकिन रासायनिक पाचन की शुरुआत मुख गुहा में थोड़ी सी हो जाती है यहाँ पे। जैसे कि अपन एग्जाम्पल के लिए कहें कि खाना खाने के बाद जो जटिल शर्करा है, जिसको हम स्टार्च कह सकते हैं, तो स्टार्च को टाइलिन एंजाइम यहाँ पे माल्टेज और सुक्रेज शर्करा में चेंज करने का काम मुख गुहा में ही करता है। जैसे ही मुख गुहा के अंदर 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती हैं। वो 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ, नंबर 1 कर्णपूर, नंबर 2 अधोजंब, नंबर 3 अधोजिह्वा। तीन जोड़ी जो लार ग्रंथियां होती हैं, कर्णपुर कान के नीचे, अधोजम जबड़े के नीचे, अधोजिह्वा जीभ के नीचे, तीनों प्रकार की उनकी जो पोजीशन होती है दोनों साइड में होती है, इसलिए इन लार ग्रंथियों के जोड़े कहेंगे, एक साथ जोड़ा मानेंगे अपन। कर्णपुर इसका मतलब कान से पहले इधर भी और इधर भी, अधोजम
इधर भी और इधर भी जोड़ों के रूप में, और अधोजिह्वा। तो लार जैसे ही भोजन के साथ मिलती है तो भोजन लुगदी नुमा संरचना में चेंज हो जाता है और उसको बोलस कहते हैं, उसको बोलस कहते हैं। एग्जाम में कई बार आधा नंबर में इस तरह की परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं कि बोलस से क्या तात्पर्य है। तो अपन को ये ध्यान रखना है, बहुत शॉर्ट आंसर टाइप में देना है, आंसर बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए कि भोजन के साथ लार मिलने पर उसके लुगदी नुमा संरचना में बदलने के लुगदी नुमा संरचना को बोलस कहते हैं। भोजन के साथ लार मिलने पर लुगदी नुमा संरचना को बोलस कहते हैं। तो बोलस के रूप में भोजन मुख गुहाशय और ग्रसनी में आ जाता है। ग्रसनी के पास, क्योंकि ग्रसनी के अग्र छोर पर तो श्वास नली कनेक्ट होती है, क्योंकि यहीं पर श्वास नली होती है, अग्र सिरे पर तो श्वास नली कनेक्ट रहती है और थोड़े से पश्च सिरे पर इसी ग्रसनी के पश्च छोर पर ग्रास नाल जुड़ी हुई रहती है। यहां पर एक पल्प वाल नुमा संरचना जिसको कहते हैं, ढक्कन नुमा कह सकते हैं, जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस को घाटी ढक्कन कहते हैं। घाटी ढक्कन कहते हैं। ये घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस भोजन को ये सुनिश्चित करता है कि भोजन श्वास नली में ना जाकर के केवल ग्रास नली में ही जाए, और अगर वायु है तो वायु भोजन नली अर्थात ग्रास नली में न जाकर के और श्वास नली में ही जाए। इस चीज का जो सेपरेशन है वो एपिग्लोटिस ही करता है। भोजन ग्रसनी से जैसे ही ग्रास नाल में आएगा तो इसकी जो आंतरिक उपकला होती है, भित्ति श्लेष्मल लचीली बिल्कुल मुलायम होती है, जिससे कि भोजन के कठोर कण इसकी भीतरी भित्ति को, इसकी भीतरी सतह को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, और भोजन आने पर जठरागम अवरोधनी स्वतः ही खुल जाती है, क्योंकि ये अंदर की ओर ना खुलकर बाहर की ओर इस तरह से ग्रास नली की ओर नहीं जा करके और अंदर की ओर खुलती है। पर्याप्त मात्रा में भोजन आमाशय में आने के बाद इसके अंदर जठर रस स्रावित होता है। जठर रस और उसके बाद HCl, इनके आने से भोजन अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट हो जाता है। अम्लीय माध्यम में जो निष्क्रिय एंजाइम है, प्रो एंजाइम है, जो प्रोरेनिन है, इस तरह के जो काइमोट्रिप्सिन है, ये निष्क्रिय एंजाइम अम्लीय माध्यम में आने के बाद सक्रिय हो जाते हैं। फिर भोजन लगभग आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे ठहरता है। 3 से 4 घंटे भोजन ठहरने के बाद इसका भौतिक पाचन 100% मतलब 100% पूरा हो जाता है आमाशय के अंदर। तो आमाशय के अंदर 100% भोजन का भौतिक पाचन पूरा होने के बाद अब रासायनिक पाचन की बारी आती है। तो रासायनिक पाचन के लिए भोजन जैसे ही जठर निर्गमी अवरोधनी खुलती है तो भोजन यहाँ से जब निकलता है तो कायम के रूप में निकलता है। भोजन कायम के रूप में निकलता है। ये दोनों डेफिनेशन अपने आप में काफ़ी मायना रखती है एग्जाम की दृष्टि से। तो कायम की अगर डेफिनेशन आती है तो हम इस तरह बताएंगे कि जैसे ही भोजन का भौतिक पाचन आमाशय में पूर्ण होने के बाद ग्रहणी में प्रवेश करता है तो भोजन की इस लेई नुमा संरचना को, भोजन की इस लेई नुमा जो रूप है, मॉर्फोलॉजी है, उसको हम कायम कहते हैं। भोजन कायम के रूप में जठर निर्गम अवरोधनी से ग्रहणी में प्रवेश करता है तो उसी समय यहीं पर जहां अग्नाशय से स्रावित होने वाले अग्नाशय रस और यकृत से स्रावित होने वाले जो रस हैं वो पित्ताशय में एकत्रित रहते हैं। यकृत से स्रावित होने वाले जो रस हैं वो पित्ताशय में एकत्रित रहते हैं
और वो पित्तवाहिनी द्वारा और ग्रहणी के अग्र छोर पर डाल दिए जाते हैं। भोजन में उन पाचक एंजाइमों के प्रवेश करने से, अब यहाँ जो एंजाइम प्रवेश करते हैं भोजन के साथ, कायम के साथ, जैसे एमाइलेज, सुक्रेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज, सुक्रेज ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए काम आते हैं, और लाइपेज एंजाइम वसा पाचन के लिए काम आता है, और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये प्रोटीन पाचन के लिए काम करते हैं। उसके बाद जैसे ही भोजन का रासायनिक पाचन पूर्ण होता है, वो छोटी आंत के अग्रभाग ग्रहणी में ही पूर्ण हो जाता है। ग्रहणी और अग्र क्षुद्रांत के जॉइंट पर जहां इन दोनों का जोड़ होता है, अर्थात हम कह सकते हैं ग्रहणी का पश्च छोर और अग्र क्षुद्रांत का अग्रभाग, जिस स्थान पर जुड़ते हैं वहां पर रसांकुर उपस्थित होते हैं, जो आहार नाल के अंदर बिल्कुल एक बत्तीनुमा संरचना के रूप में आहार नाल में डले रहते हैं। उनका संपर्क रक्तवाहिनियों से होता है। तो पचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण ग्रहणी के पश्च छोर और क्षुद्रांत के अग्र छोर के पास ही हो जाता है। अब बचा हुआ जो पचित भोज्य पदार्थों के साथ जो जल है या लवण वगैरह है, वो बृहद आंत्र में अवशोषित कर लिए जाते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के पास भोजन में उपस्थित कुछ जटिल कार्बनिक पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो उनका अपघटन नहीं हो पाता है, तो उसमें किण्वन क्रिया के माध्यम से कुछ जीवाणु ऐसे पाए जाते हैं मानव आंत में जो किण्वन क्रिया के माध्यम से उनका अपघटन कर देते हैं, और वेस्टेज प्रोडक्ट के रूप में जो नेक्स्ट जो स्टेप है बृहद आंत के बाद, वो मलाशय में एकत्रित हो जाता है और निश्चित पेशियों द्वारा और उनको बाहर त्याग दिया जाता है। ओके।